the school, standard 10, subject science, subject code is 11011. Ideal answer sheet, session 2. So these are the general instruction which we have already seen in the previous session. Again I am repeating it quickly. The general instruction: write the title of each section in large and readable letters. Always start a new section on new page. This is the most important part. Write order of the questions in the same way as given in the question paper. Order आप मेंटेन करो. 14 नंबर लिख रहे हो, 14 नंबर ही देना है सब आंसर शीट के अंदर. 16 नंबर का आंसर लिख रहे हो तो यू मस्ट राइट 16 नंबर इन आंसर शीट. नो नीड टू राइट क्वेश्चंस. एंड टाइम प्लानिंग कैन बी डन एज फॉलो. तो सेक्शन ए एंड बी जो आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेशन के अंदर समझा दिया है, द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाउ यू हैव टू राइट. You have to complete section in 20 minutes and section B in 45 minutes. And this two last section, तो आपके पास होगा approximately 2 hours. ये 55 minutes and ये है 60 minutes. Okay, so you have to practice in such a way that you can complete before 55 minutes and 60 minutes section C and D respectively. Okay, you have to try and make sure that you complete nearby 45 or 48 minutes and this section D in somewhere around 50 minutes. तो आपके पास 10-15 मिनट एक्स्ट्रा बचेगा. Okay, the points to be kept in mind while writing section C. In this section, answer any 6 questions which you know very well and can write in less time. आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट सेक्शन सी का है कि आपको 6 क्वेश्चंस लिखने हैं आउट ऑफ 9. 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होंगे. आपको यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ध्यान रखना है, वो है कि यू हैव टू चूज सच क्वेश्चंस विच यू कैन राइट इन वेरी लेस टाइम एंड यू कैन कंप्लीट इट क्विकली. आपको उसके अंदर कम पॉइंट्स लिखने हैं और जल्दी से खत्म कर पाओ. तो लाइक दिस यू हैव टू गिव द टाइटल टू द सेक्शन, दैट इज सेक्शन सी, इन क्लियर एंड रीडेबल लेटर्स. देन आपके डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर्स के बारे में, कौन से टाइप का आंसर कैसे लिखना है. If they have asked the definitions with example, write the answer as per answer number 37. जो आपको डेफिनेशन पूछा है एंड उसके एग्जांपल्स देने के लिए बोला है. जनरली ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस है वो ऑलमोस्ट सब ऐसे ही है. राइट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल. राइट व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल. ऐसे ही क्वेश्चंस है. तो वो वाले क्वेश्चंस के अंदर, एंड ये है 3 मार्क्स के क्वेश्चन. इन दिस सेक्शन ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ 3 मार्क्स ईच. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेफिनेशन दैट इज रिटन हियर. डेफिनेशन यहाँ पे क्लियरली लिख डालो आप. फिर एग्जांपल दिया है, गिव द हेडिंग दैट अ टाइटल दैट इज एग्जांपल. एग्जांपल लिखो और उसके नीचे आपको बोला ही है कि केमिकल लास्ट सेशन में बोला था कि यू मस्ट राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड और अ एलिमेंट. एंड फिर बाद में आप उसको एक्सप्लेन करना चाहो, यू कैन एक्सप्लेन इट और यू कैन राइट डिफरेंट एग्जांपल्स आल्सो. ओके, so this is how you write the question in which a definition along with the example is asked. ये most important part है आपका. And ये पहला ही क्वेश्चन होगा सेक्शन सी में, that will be from chapter number 1. Now section C. If they have asked a difference in the question, write the answer as per the answer number 38 and write only 3 points for each term. ये सेक्शन सी के अंदर पूछा है एंड इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 पॉइंट्स लिखने हैं. 3 से ज़्यादा मत लिखो, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. क्योंकि इफ यू राइट दिस फर्स्ट पॉइंट करेक्ट इन दिस यू विल गेट 1 मार्क. देन अगेन you write in this you will get other marks, and other if you will write this correct you will get 1. So 1 mark for each point, and therefore you will get a total 3 marks if you write a correct all 3 points. Okay, so here whenever you write there is a difference between and जो terms है तो उसके डेफिनेशन पहले आप लिखो. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट व्हेन यू राइट डिफरेंस. फर्स्ट है उसका डेफिनेशन, देन वो कहाँ पे यूज होता है, फिर बाद में उसके एग्जांपल्स है तो एग्जांपल दे सकते हो. उसको रियल लाइफ में कुछ यूज है तो वो यूजफुलनेस दे सकते हो आप. तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इन दिस प्रोसेस CO2 गैस इज रिलीज. तो ये पर्टिकुलर कोई केमिकल के रिलेटेड प्रोसेसेस है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. तो यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज हुआ है, CO2, और यहाँ पे SO2 गैस रिलीज हुआ है, वो लिखा है, करेक्ट है. एंड एक एग्जांपल लिख दिए दोनों के, दैट इज आल्सो करेक्ट. नाउ
If the question has been asked to write the function of any part, कोई particular parts के function पूछे है, write the answer as per the answer number 40. यहाँ पे आंसर नंबर 40 लिखा है, उसके जैसे ही आप लिखना ट्राई करना है. तो यहाँ पे पूछा है कि write down the function of the brain. तो पहले तो हम ब्रेन के पार्ट्स समझाएंगे कि ब्रेन के पार्ट्स है कितने. तो द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, दैट इज द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. अब उसके फिर बाद में पर्टिकुलर फंक्शंस पूछे तो हम तीनों पार्ट के प्रॉपरली फंक्शन एक्सप्लेन करेंगे दो दो पॉइंट्स के अंदर. दैट से दो या तीन पॉसिबल है तो तीन करेंगे. यहाँ पे फोर ब्रेन का हेडिंग दिया है एंड उसके रिलेटेड ये पॉइंट्स समझाए हुए हैं. ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन जिसके अंदर आपको पार्ट्स एक्सप्लेन करने, कोई भी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट्स हो या कोई भी मशीनरीज के पार्ट्स हो या कोई भी सर्किट के रिलेटेड पार्ट हो, तो आपको ऐसे लिख के अलग से एंड फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना है. तो कैसे लिख सकते हैं, तो ये है पूरा आंसर जो आपको क्लियरली समझ में आए. ये फोर ब्रेन के रिलेटेड उसके फंक्शंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी है थोड़े बहुत. ओके, देन they have written mid brain का फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है. Corpora quadrigemina is the part of the midbrain which has the areas associated with the auditory and visual actions. Then they have written hindbrain. Okay, so this is the very important you can say answer from exam point of view, क्योंकि ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स के उसके फंक्शंस आपको एक्सप्लेन करने थे. So this is the best way to write the such type of answer. Now if the question has been asked to draw diagram and वो भी particularly chapter number 10 से, that is our chapter reflection and refraction. Okay, light, reflection and reflection, the chapter number 10. Draw it with the help of a scale. Compulsory scale से draw करो, ऐसे roughly draw मत करो. Draw neatly and label the diagram. And the labeling is the most important. मैंने बोला object, image, ये दो पार्ट खास आपको लेबल करने हैं. Draw the rays properly indicating the direction in which it is propagating. मतलब कि डायरेक्शन ऑफ द रेज आपको खास बताना है. Here the ray is moving in this particular direction, यहाँ पे ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो प्रॉपरली देखो यहाँ पे इंडिकेट किया है एरोज के साथ. तो you also must remember that you do not forget this particular indication. एरोज के डायरेक्शन आप देना मत भूलना. It is very important. राइट सच आंसर एज आंसर 43. ये 43 के हिसाब से आपको आंसर लिखने हैं. साथ में ही आपको ये जो डायग्राम पूछे कभी भी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये पर्टिकुलर पोजीशन पे, इमेज कहाँ पे बन रहा है, तो वो आपने डायग्राम ड्रॉ किया है, तो आपको उसके नीचे लिखना पड़ेगा कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज. ये 4 पॉइंट्स कंपल्सरी लिखने होंगे. इसके अंदर मार्किंग कैसे डिवाइडेड है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको पता है. ओके, तो ये जो डायग्राम आपने पर्टिकुलरली करेक्ट ड्रॉ किया है, तो यू विल गेट 1.5 मार्क फॉर दिस आंसर. एंड यहाँ पे आपने ये जो करेक्ट लिखा है, तो इसका भी होगा आपको 1.5. तो टोटल ये एंड ये दोनों मिला के 3 मार्क्स होंगे. ओके, सो यू मस्ट राइट दिस बिलो पार्ट प्रॉपरली, नीटली एंड क्लीनली. यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है. Now if the question has been asked to write a derivation, मतलब कि चैप्टर नंबर 12, डेरिवेशन वहाँ पे ही है. 10 में कोई डेरिवेशन नहीं है, 11 में नहीं है, ओके, 13 में नहीं है एंड 12 में सिर्फ है. और 12 के अंदर डेरिवेशन ये सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन एंड हीटिंग इफेक्ट का एकदम छोटा सा डेरिवेशन है. तो ये 3 डेरिवेशंस आपको जो पूछे गए 3 मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो. तो then draw the diagram first, most important diagram first draw करना है आपको, and then write necessary points for derivation step by step. and जो भी important points जो मैंने क्लास में भी आपको लिखवाया है, वो आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ. ओके, use the formula wherever it is required. तो जहाँ पे भी आपको फॉर्मूला का जरूरत होगा वहाँ पे आपको कंपलसरी फॉर्मूला लिखना ही है, क्योंकि डेरिवेशन के अंदर फॉर्मूलाज ही होंगे ज़्यादातर. तो यहाँ पे आपको ने देखा है कि सर्किट के बारे में समझाया है, फिर सर्किट को कैसे बनाया गया है, सर्किट को में क्या क्या चीज़ें कनेक्ट की है वो लिखा है. देन सर्किट के अंदर कौन सी चीज़, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कौन सा चीज़ सेम होगा, करंट सेम होगा कि वोल्टेज से पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, वो डिटेल देना है आपको. हियर
पैरेलल कनेक्शन के बारे में डेरिवेशन लिखा है, तो करंट विल बी डिफरेंट एंड वोल्टेज विल रिमेन सेम, तो इसीलिए करंट का जो फॉर्मूला बन रहा है, एक्चुअली एक्सप्रेशन बन रहा है, ओके, इक्वेशन बन रहा है, वो है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, वो क्लियरली इंडिकेट किया है, वो है इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसे क्लियरली आपको लिखना है। एंड आप देखोगे कि हर एक पॉइंट के बीच में एक एक लाइन छोड़ा है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू शुड कीप इन योर माइंड। वहाँ पे आपको लाइन छोड़ने से एक ही मतलब इफेक्ट आता है कि एक नीटनेस दिखेगा, क्लीननेस दिखेगा। गिव प्रॉपर नंबरिंग टू द इक्वेशंस, यहाँ पे देखो 1 नंबर दिया है, वैसे ही आपको हर एक इक्वेशन जितने भी बन रहे हैं वो सबको प्रॉपर नंबरिंग देना है। ऑब्टेन एंड बॉक्स द फाइनल फॉर्मूला विद पेंसिल, जो फाइनल फॉर्मूला मिले आपको, ये डेरिवेशन क्यों करते हैं, इसके पीछे एक लास्ट में कोई एक वैल्यू मिल सकता है या फिर कोई एक फॉर्मूला मिलता है, इसलिए डेरिवेशन हम करते हैं। तो यहाँ पे जो भी फाइनल फॉर्मूला मिल रहा है, ये चैप्टर 12 का डेरिवेशन है, तो हमें पता है फॉर्मूला ही मिलने वाला है, तो वह हम प्रॉपरली पेंसिल से बॉक्स करेंगे। तो उसका नेक्स्ट स्टेप्स है यहाँ पे, द करंट फ्लोइंग थ्रू आरपी इज आई एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी विल बी वी। तो वहाँ पे आप देखोगे उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आई इक्वल टू वी बाई आर पी, फिर ये इक्वेशन नंबर 2 दिया है, इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 ये सब प्रॉपरली दिए और एक ही लाइन में लिखे हुए हैं, दैट इज वेरी गुड। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5, ये पांचों के पांचों इक्वेशन आप जो इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो यू विल गेट सच फॉर्मूला। एंड फिर ये है आपका फाइनल फॉर्मूला जो यहाँ पे बॉक्स किया हुआ है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे you can say that to represent the derivation and the final formula of the derivation। और यहाँ पे derivation खत्म, जो important point था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही ये आपको लग रहा है 2 पेज का 2.5 पेज का, बट जो आपने प्रैक्टिस किया है 3-4 बार, यू कैन राइट इट वेरी क्विकली, लेस देन 7 या 8 मिनट्स। ओके, नाउ पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग सेक्शन डी। सेक्शन डी लिख रहे हैं तो क्या कौन सी चीज़ याद रखनी है। अभी आपने ये पूरे सेशन के अंदर सेक्शन ए, बी एंड सी ऑलरेडी आपने समझ लिया है कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड कैसे आंसर्स लिखने हैं। अब ये सब का कॉम्बिनेशन आप करोगे तो वो सेक्शन डी है इन शॉर्ट, और उसके अंदर एक और मतलब अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आंसर इन डिटेल। तो एक ही आपको एक लाइन दिया होगा, सेंटेंस दिया होगा, उसको आपको डिटेल में समझाना है। बहुत बार ये होता है सेक्शन डी के अंदर कि सेक्शन डी के अंदर हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है एंड टोटल आपको लिखने हैं 5 क्वेश्चंस। इन दिस सेक्शन आंसर एनी 5 क्वेश्चन व्हिच यू नो वेरी वेल एंड कैन राइट इन लेस टाइम, और कम टाइम के अंदर लिख पाओ ना, वैसे 5 क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करना है। ओके, अब वो 5 क्वेश्चन आप कम टाइम में लिख पाओगे कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस के अंदर आपको इक्वेशंस पूछा है बैलेंस करना या लिखना एंड आपको परफेक्टली आता है तो वो लिखो, जल्दी से खत्म हो जाएगा। फिर बाद में आपको कोई पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन पूछा है तो वो खत्म हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन में मान लो कि इजी सा डिफरेंस बिटवीन है तो वो आप 4-4 पॉइंट दोनों में लिखोगे अच्छी तरह से एकदम प्रॉपरली एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर बाद में आपको ऐसे एक पर्टिकुलर पॉइंट्स ही पूछे कि राइट एनी 7 पॉइंट या 8 पॉइंट अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक या एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो वहाँ पे आप 4-4, 5-5 पॉइंट लिख के जल्दी से खत्म कर सकते हो। तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको सिलेक्ट करने हैं जो आप जल्दी से खत्म कर पाओ। डायग्राम्स पूछे कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस, और कुछ लिख करना ही नहीं है तो वो डायग्राम आप ड्रॉ करो, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए वो डायग्राम है। ओके, तो वो आपका काम हो गया, आपको लिखना ही नहीं है, प्रॉपर्ली बस डायग्राम ड्रॉ करना है, लेबल करना है, दैट्स इट, डन। एंड फिर बाद में उसके बहुत बार ऐसा होगा कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 1-1 मार्क के 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 मार्क के 2-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज है। ओके, ऐसे सेक्शन डी के अंदर बहुत बार होता है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी जो 1-1 मार्क का 2-2 मार्क्स का पूछा जाए तो ऑलरेडी मैंने आपको सेक्शन ए एंड बी में समझाया हुआ कि कैसे आप लिख सकते हो 1-1 या 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। In this section you have to write all the answers in detail, मतलब कि जो 5 क्वेश्चंस के आंसर लिख रहे हो वो सब के सब आंसर्स आपको डिटेल में लिखने हैं एंड ड्रॉ डायग्राम wherever required, एंड आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। भले आपको बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसमें डायग्राम नहीं ड्रॉ करने के लिए बोला, मतलब डायग्राम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, बट आप डायग्राम ड्रॉ करो। ओके, जब तक आपको नहीं बोला कि डोंट ड्रॉ डायग्राम तब तक आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन डी स्मार्टली चूज किया हुआ है ये क्वेश्चन।
4 मार्क्स का है, सिर्फ आपको इक्वेशंस लिखने हैं, 4 इक्वेशंस लिखे, नाम लिखे, बैलेंस करे, दैट्स इट, यू विल गेट 4 मार्क्स। एकदम जल्दी से खत्म होगा ये आंसर। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप चूज करो जिसमें कम टाइम लगे। It is very important that you write all the important points as given in the textbook for answer which is totally theoretical, जो completely theoretical answer है। जैसे कि बायोलॉजी के अंदर होते हैं चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 9 के अंदर, ये सब तो कम्प्लीटली थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे। चैप्टर नंबर 11 है जहाँ पे आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के रिलेटेड, ट्विंकलिंग इफेक्ट के रिलेटेड लिखना है। चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे आपको रेस्पिरेशन के बारे में लिखना है, एक्सक्रीशन के बारे में लिखना है, डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में लिखना है। तो वहाँ पे टोटली थियोरेटिकल है। तो आप ध्यान रखो कि वहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करो। ऑलमोस्ट जो टेक्स्ट बुक में दिए वही नवनीत में भी दिए ही होते हैं। तो टेक्स्ट बुक वाला मैं सजेस्ट करूँगा कि यू यूज़ द टेक्स्ट बुक टू राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, मिस नहीं हो जाए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वो आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो थियोरेटिकल पार्ट है पूरा, तो हर एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं प्रॉपरली। एंड ये 2 पार्ट में पूछा है, 47 का ए एंड 47 का बी। तो यहाँ पे आपने क्लियरली लिखा हुआ है ये सब चीज़, आप देख सकते हो। ओके, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड्स के बारे में पूछा है तो यहाँ पे वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के 2 पॉइंट लिखे हैं, उसके एग्जाम्पल लिखा है। वीक एसिड का भी उसका 1 पॉइंट लिखा है, उसका एग्जाम्पल लिखा है। तो ऐसे टाइप के आप पॉइंट्स आपके हिसाब से सोच समझ कर लिख सकते हो, बना सकते हो, रिप्रेजेंट अच्छे तरह से कर सकते हो। Write all the answer point wise and compulsory point wise लिखो। You can see here she has written point wise, properly एकदम perfectly लिखा हुआ है। Which is most important thing to keep in mind while writing section D? सेक्शन डी आप देखोगे कि चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 11 के अंदर थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपको एक पैराग्राफ वाइज, स्टोरी वाइज आप लिखते हो बहुत बार, तो डोंट राइट इन सच वे, यूज अ पॉइंट वाइज सिस्टम, पॉइंट वाइज मेथड, पॉइंट वाइज ही आप लिखो। एंड पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपका आंसर क्लियर दिखेगा। एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है वो पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर, वो आप अंडरलाइन करोगे तो दैट विल बी द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ योर सप्लीमेंट्री। यह है प्रॉपर थियोरेटिकल आंसर। इसमें होमोलोगस सीरीज का एक डेफिनेशन पूछा है एंड उसके होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक पूछे, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है प्रॉपरली, नीटली एंड क्लीनली। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। 1 मिनट है ये डेफिनेशन का। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। यहाँ पे आपको नंबर 50 पूछा हुआ है स्टोमाटा के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। तो डायग्राम ड्रॉ किया है, डिफरेंट पार्ट्स को लेबलिंग किया प्रॉपरली, स्टोमाटा उसका डेफिनेशन लिखा, स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड फंक्शन कैसा होता है, इट इज रिटन। So this is how you write the question of a section D. That's it. We have covered all 4 sections, section A, B, C, D in 2 sessions, and ये sessions बहुत important होंगे आपके साइंस के सप्लीमेंट्री, साइंस के आंसर शीट लिखने में। एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।